और हम समय में यात्रा कर सकते हैं, वो भी आइंस्टाइन के बताए गए इन दो तरीकों के साथ, जिनके जरिए शायद पहले भी हमारी इस दुनिया में कई समय यात्री यानी टाइम ट्रेवलर्स आ चुके हैं। 28 जून 2009 की वो रात जब लंदन में एक वर्म होल खुलता है, जी हाँ वही जिससे समय यात्रा की जा सकती है। इस वर्म होल से निकलता है एक समय यात्री जो आया है स्टीफन हॉकिंग के पास, क्योंकि सर स्टीफन हॉकिंग ने खुद उसे एक टाइम ट्रेवलर्स की पार्टी में इनवाइट किया था, जिसका आइडिया उन्हें खुद आइंस्टाइन ने दिया था। और असल में ये इनविटेशन दुनिया के हर उस इंसान के लिए था जो समय में पीछे यात्रा कर सकता है। पर सवाल ये है कि आखिर स्टीफन हॉकिंग ने ये टाइम ट्रैवल पार्टी रखी क्यों, और क्या उस पार्टी में कोई टाइम ट्रैवलर सच में आया था, और आइंस्टाइन ने वो कौन से तरीके बताए थे जिनके जरिए कोई इंसान समय यात्रा कर सकता है। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। साल 2003 न्यूयॉर्क। एंड्रू कार्लसन नाम का एक आदमी सिर्फ $800 से ट्रेडिंग शुरू करता है और 2 हफ्तों में $350 मिलियन कमा लेता है। हर स्टॉक परफेक्ट, जैसे उसे फ्यूचर पता हो। जब एजेंसीज को उसके बारे में पता चला तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो घबराया नहीं, जैसे उसे पहले से ही मालूम था कि ये भी होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन में उसे पूछा गया कि तुम ये कैसे कर पाए, तुम्हारी हर ट्रेड इतनी एक्यूरेट कैसे थी। इस सवाल पर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं साल 2256 से आया हूँ और मैं ये जानता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और अभी भी जानता हूँ कि आगे क्या होगा। अब वहाँ मौजूद लोग उसके बातों पर हंसने लगे, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें कई ऐसी बातें बताऊंगा जो भविष्य में सच होंगी। इसके बाद एंड्रू कार्लसन कहता है, मैं एड्स का क्योर और ओसामा की लोकेशन बता सकता हूँ। अब शायद ये बातें उसने उन अमेरिकन एजेंट्स को बताई भी, पर उसके बाद कुछ अजीब हुआ। अचानक उसे बेल मिल गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। कहते हैं कि इस घटना के बाद FBI ने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की, पूरा अमेरिका छान मारा, पर एंड्रू कार्लसन फिर कभी किसी को भी नहीं दिखा। तो क्या एंड्रू कार्लसन सच में एक टाइम ट्रैवलर था जो भविष्य से समय में पीछे आया था, और क्या हम भी कभी भविष्य में समय यात्रा करके समय में आगे पीछे जा सकते हैं? यही सेम सवाल आया था साल 2000 के दौरान, जब ग्रेट साइंटिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ रहे थे। तब अचानक उनके भी मन में यही सवाल आया, क्या हम इंसान जो आज मैथमेटिक्स में वर्म होल्स और वार्प ड्राइव जैसे कॉन्सेप्ट्स के जरिए समय को मोड़ रहे हैं, क्या ये चीजें भविष्य में इंसान को सच में समय यात्रा करवा पाएंगी? क्या हम सच में समय में आगे पीछे जा सकते हैं? तुम्हारी या मेरी तरह वो भी किसी भी हालत में इन सवालों का जवाब जानना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो साबित कर सकता था कि भविष्य में समय यात्रा हो सकती है या नहीं हो सकती, और इसी एक्सपेरिमेंट का नाम था द टाइम ट्रैवल पार्टी। अब चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि क्या सर स्टीफन हॉकिंग सीक्रेटली इस पार्टी में किसी टाइम ट्रैवलर से मिले थे। 28 जून 2009, कैम्ब्रिज की ठंडी और शांत रात। कॉलेज के पुराने हॉल में सुनहरी रोशनी झिलमिला रही है, हवा में हीलियम गुब्बारे धीरे धीरे हिल रहे हैं और टेबल पर सजी शैंपेन की बॉटल्स ठंडी हवा में चमक रही है। इन सब के बीच दीवार पर एक बैनर लगा है जिसमें लिखा है, वेलकम टाइम ट्रैवलर्स। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उस हॉल के बीचों बीच एक व्हील चेयर पर बैठे सर स्टीफन हॉकिंग, दुनिया के सबसे अद्भुत दिमागों में से एक, जो उस रात किसी मेहमान का नहीं बल्कि समय का इंतजार कर रहे थे। हॉल का हर कोना सन्नाटा से भरा था, घड़ी की हर टिक हवा में गूंज रही थी, जैसे ब्रह्मांड खुद इस एक्सपेरिमेंट को देख रहा हो। उन्होंने एक पार्टी रखी थी, लेकिन कुछ स्पेशल लोगों के लिए, ऐसे लोग जो अभी पैदा भी नहीं हुए, जो भविष्य में कभी टाइम ट्रैवल का राज सुलझाकर अतीत में लौट सके। और हाँ, ये बात सच है। 28 जून 2009 में स्टीफन हॉकिंग द्वारा किया गया यह एक्सपेरिमेंट एक साइंटिफिक टेस्ट था जो साबित कर सकता था कि समय में पीछे जाना पॉसिबल है या नहीं। उनके पास इस पार्टी के इनविटेशन पहले से रेडी थे,
लेकिन उन्होंने उन्हें भेजा नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया था कि ये इनविटेशंस अगले दिन भेजे जाएंगे, तब जब पार्टी खत्म हो चुकी होगी। मतलब जो कोई भी इन इनविटेशंस को देखेगा, उनके पास इस पार्टी में आने का एक ही तरीका होगा, भविष्य से अतीत में लौट। इन सभी सवालों के जवाब को समझने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिस पर यह पूरी कहानी बनी है, और वो कॉन्सेप्ट है समय। हर इंसान के जीवन में समय धीरे धीरे गुजरता है, एक सेकंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन विज्ञान के नजरिए में ये बहाव उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। समय कोई नदी नहीं है जो सबके लिए एक ही दिशा में बहे। ये कुछ ऐसा है जो हमारी स्पीड, हमारे लोकेशन और हमारे आसपास के ग्रेविटी के हिसाब से बदलता रहता है। यही वो राज था जिसे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले समझा था। और हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियोरीज के मुताबिक समय यात्रा करना पॉसिबल है, लेकिन हमारे इस 4 डायमेंशनल ब्रह्मांड में केवल 2 चीजें हैं जिनसे समय के बहाव को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए पहले तरीके को समझते हैं। आइंस्टाइन ने बताया कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 3 डायमेंशंस में नहीं बंधा, बल्कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ एक चौथी डायमेंशन भी है, और वो डायमेंशन है समय। जब ये चारों मिलते हैं तो बनता है एक विशाल जाल, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं द स्पेस टाइम। इस जाल में हर ग्रह, हर तारा और हर जीव किसी न किसी दिशा में चल रहा है। जब कोई वस्तु स्थिर यानी कि रुकी हुई होती है, तो भी वो पूरी तरह से समय में आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो स्पीड पकड़ती है, उसका सफर समय में धीमा होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट लाइट स्पीड से ब्रह्मांड में ट्रैवल करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। मतलब जब वो वापस पृथ्वी पर आएगा तो उसे लगेगा कि उसने तो अंतरिक्ष में लाइट स्पीड पर बस कुछ ही घंटे ही सफर किए हैं, लेकिन उस दौरान धरती पर कई साल बीत चुके होंगे। इस इफेक्ट को वैज्ञानिक कहते हैं टाइम डायलेशन। और हाँ, ये प्रूवन साइंस है जिसके जरिए टाइम ट्रैवल एक्चुअली में पॉसिबल है। जैसे साल 2015 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली 1 साल के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। उस दौरान उनका जुड़वा भाई मार्क धरती पर ही रहा। इसीलिए जब स्कॉट वापस लौटे और वैज्ञानिकों ने दोनों भाइयों के शरीर का कंपैरिजन किया, तो उन्होंने पाया कि दोनों के शरीर और सेल्स में एक छोटा सा अंतर था, और वो अंतर समय का था। स्कॉट असल में अपने भाई से कुछ माइक्रो सेकेंड्स कम उम्र का हो गया था, मतलब वो फ्यूचर में थोड़ा आगे निकल गया था। ये फर्क बहुत ही नेग्लिजिबल था, लेकिन इतना बड़ा था कि इसने साबित कर दिया कि समय का बहाव सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अब कल्पना करिए कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठा हो जो लाइट की स्पीड से उड़ रहा है। ऐसे में अगर वो एस्ट्रोनॉट 1 साल तक लाइट स्पीड पर ही अंतरिक्ष में ट्रैवल करे, तो जब वो अपना सफर पूरा करके धरती पर लौटेगा, तब धरती पर 1000 साल बीत चुके होंगे, जबकि उसके लिए सिर्फ 1 साल ही बीता होगा। यही है समय का सबसे रोमांचक और डरावना चेहरा, फ्यूचर की यात्रा। इन शॉर्ट कहे तो आइंस्टाइन ने हमें एक ऐसा कि उसके लिए सिर्फ 1 साल ही बीता होगा। यही है समय का सबसे रोमांचक और डरावना चेहरा, फ्यूचर की यात्रा। इन शॉर्ट कहे तो आइंस्टाइन ने हमें एक ऐसा तरीका बताया जिससे फ्यूचर में टाइम ट्रैवल के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन लाइट स्पीड ही इकलौती चीज नहीं है जो स्पेस टाइम की टाइम डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकती है, बल्कि ब्रह्मांड में एक और ऐसी शक्ति है जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और वो शक्ति है ग्रेविटी। जी हाँ, वही ग्रेविटी जिसके कारण पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। देखो, आइंस्टाइन का कहना था कि ग्रेविटी भी टाइम डायमेंशन को मैनिपुलेट करती है, और इसके जरिए भी समय को स्लो या फास्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई वस्तु बहुत भारी होता है, जैसे कोई प्लैनेट या ब्लैक होल, तो वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती है। उस मोड़ में समय खुद झुक जाता है। मतलब अगर आप किसी बड़े ग्रह या ब्लैक होल के पास खड़े हो तो आपके लिए समय धीरे चलेगा। इसी वजह से जो व्यक्ति ब्लैक होल के किनारे खड़ा है, वो दूर किसी प्लैनेट पर खड़े व्यक्ति के मुकाबले में धीरे बूढ़ा होगा। आसान लग रहा है ना?
बस ब्लैक होल के पास जाओ और समय को अपने लिए धीमा करके भविष्य में पहुंच जाओ। पर रियलिटी में समय और ग्रेविटी का ये रिश्ता हमारी समझ से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें कोई जादू नहीं है, सिर्फ फिजिक्स के नियम है। आइंस्टाइन की ये खोज इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पूरी मानव सभ्यता की सोच बदल दी। अब समय कोई घड़ी की सुई नहीं रहा, बल्कि ब्रह्मांड का एक लचीला डायमेंशन बन गया। यानी सिंपल शब्दों में लाइट स्पीड और ग्रेविटी से कंट्रोल किया जा सकता था। जहां तक कि आइंस्टाइन का कहना था कि स्पेस टाइम के इस जाल में कई ऐसे टनल्स छुपी होती हैं जिन्हें लाइट स्पीड, एनर्जी और ग्रेविटी से खोला जा सकता है, और ये टनल्स समय के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ती है, जो हमें फ्यूचर या पास्ट कहीं पर भी ट्रैवल करवा सकती है। इस कनेक्शन को नाम दिया गया था वर्म होल, जिसका मतलब ये हुआ कि आइंस्टाइन ने 20वीं सदी में ही हमें टाइम मशीन बनाने का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दे दिया था, जिसे समझकर और उसे यूज करके भविष्य में टाइम मशीन बनाई जा सकती थी। और यही सोच थी सर स्टीफन हॉकिंग की। आइंस्टाइन की थियोरीज पढ़ने के बाद उन्हें लगने लगा था कि अगर अब नहीं तो कभी ना कभी तो भविष्य में हम इंसान टाइम मशीन बनाकर टाइम ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा टाइम ट्रैवल पार्टी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उन टाइम ट्रैवलर्स से मिलने के लिए जो भविष्य से टाइम ट्रैवल करके आ सकते थे। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। क्या हुआ स्टीफन हॉकिंग के इस एक्सपेरिमेंट का? क्या वो अपनी पार्टी में किसी टाइम ट्रैवलर से मिले? तो दोस्तों, अब चलते हैं 28 जून 2009 की उस रात पर, जब स्टीफन हॉकिंग अपनी पार्टी में टाइम ट्रैवलर्स का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता गया, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी, अंदर मोमबत्तियां धीरे धीरे पिघल रही थी। टेबल पर रखी शैंपेन की ठंडक अब फीकी पड़ने लगी थी। हॉकिंग की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी, जैसे हर गुजरते मिनट के साथ उनकी उम्मीद थोड़ी थोड़ी करके दूर जा रही हो। कुछ घंटे बीते और सब कुछ वैसा ही रहा, शांत, स्थिर और रहस्यमय। और फाइनली पूरी रात खत्म हो गई, कोई नहीं आया। लेकिन इससे निराश होने के बजाय अब स्टीफन हॉकिंग और खुश थे, क्योंकि उन्होंने समय के सबसे बड़े रहस्य को इस एक्सपेरिमेंट से सुलझा लिया था, जिसे आइंस्टाइन भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। और वो चीज थी टाइम और यूनिवर्स का कनेक्टेड नेचर, जो एक दूसरे की रियलिटी यानी वास्तविकता को टूटने से बचाता है। सर स्टीफन हॉकिंग ने इस रहस्य को एक नाम दिया, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर, यानी समय की सुरक्षा का सिद्धांत। इसका मतलब था कि भले ही गणित हमें समय में पीछे जाने की अनुमति दे, लेकिन प्रकृति यानी ब्रह्मांड खुद ऐसा कभी होने नहीं देता। पर आखिर ब्रह्मांड हमें समय में ट्रैवल करने से कैसे और क्यों रोक रहा है? हॉकिंग का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति या सभ्यता समय को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो ब्रह्मांड के अंदर की एनर्जी इतनी अनस्टेबल हो जाएगी कि पूरा यूनिवर्सल रियलिटी स्ट्रक्चर टूट जाएगा। क्योंकि जब कोई वस्तु या जीव ब्रह्मांड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक क्लोज टाइम लूप बनाने की कोशिश करता है, तो उसके आसपास एनर्जी का दबाव बढ़ने लगता है, और एक समय पर यह दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपनी ही हवा में खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे कोई दरवाजा खुलने से पहले ही खुद से सिमट जाए। यही वजह है कि जब भी कोई वैज्ञानिक वर्म होल या टाइम लूप बनाने की कल्पना करते हैं, तो उसके इक्वेशंस आखिर में टूट जाते हैं। और हाँ, आइंस्टाइन की थियोरी भी इसी तरफ इशारा करती है कि ब्रह्मांड खुद कभी भी अपने अंदर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट या लिविंग बीइंग को टाइम ट्रैवल करने नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से समय को मोड़ना पॉसिबल है, लेकिन जब इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के नियम जोड़े जाते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। छोटे छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशंस यानी एनर्जी के सूक्ष्म कंपन उस मोड़ को चीर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय खुद अपने अतीत को बचाने के लिए झटके से दरवाजा बंद कर दे। हॉकिंग ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया था, और उनके इस टाइम ट्रैवलर पार्टी एक्सपेरिमेंट के बाद उनकी ये थियोरी और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। हॉकिंग के इस विचार ने साइंटिफिक दुनिया को हिला दिया। मोस्टली विज्ञान जगत में उनके इस थॉट को एक यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है, और इसका एक सिंपल सा रीजन है, अगर ब्रह्मांड खुद टाइम ट्रैवल करने से किसी को ना रोके और समय यानी टाइम डायमेंशन को प्रोटेक्ट ना करे, तो हमारी दुनिया हर सेकंड बदल
बदल रही होती। कोई भविष्य से लौटकर इतिहास मिटा देता, कोई अपने ही जन्म को रोक देता, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। शायद इसीलिए क्योंकि ब्रह्मांड खुद ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस को होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। पर यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग सही है कि यूनिवर्स समय के बहाव में होने वाले चेंजेस को रोकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? वेल, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो यहाँ पर वैज्ञानिक एक मॉडर्न थियरी का जिक्र करते हैं, द मल्टीवर्स थियरी। क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, वैसे वैसे एक और थियरी फेमस होती गई, मल्टीवर्स। हमें इसके होने का प्रूफ अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये भी कभी प्रूव नहीं हुआ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यहीं पर आज की मॉडर्न फिजिक्स हॉकिंग के नियमों में एक लूप निकालकर टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाती है। इनका मानना है कि जब हम टाइम में ट्रैवल करके समय में पीछे जाते हैं तो तुरंत ब्रह्मांड एक और रियलिटी का क्रिएशन करता है, जहां होने वाला या हमारे द्वारा समय में किए गए सारे चेंजेस उस नए ब्रह्मांड में होते हैं, ना कि असली ब्रह्मांड में। इस तरह असली यूनिवर्स अपनी वास्तविकता को भी बचाए रखता है और हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह टाइम ट्रैवल करने पर आप जो चेंजेस करके अपने समय में वापस आएंगे तो आप अब उस नए ब्रह्मांड की रियलिटी में होंगे जिसे आपने बदला है। शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब आप एक बिल्कुल नए ब्रह्मांड में हैं। आपको बस लगेगा कि आपने अपने समय में कुछ चेंजेस किए हैं, जिनका रिजल्ट भी आपको इसी रियलिटी में मिलेगा। और जितनी बार आप ये करेंगे, बार बार समय में ट्रैवल करेंगे, हर बार आप एक नए ब्रह्मांड का क्रिएशन करेंगे और कभी भी आप पहले वाले ब्रह्मांड की रियलिटी में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। इस तरह देखा जाए तो शायद हॉकिंग की उस पार्टी में भी कोई ना कोई टाइम ट्रैवलर पहुंचा होगा, जिससे एक नया ब्रह्मांड क्रिएट हुआ होगा, जहां हॉकिंग का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ होगा और टाइम ट्रैवल प्रूव हुआ होगा। लेकिन हमारी रियलिटी उस टाइम ट्रैवल के तुरंत बाद ही उस टाइम ट्रैवल से अलग हो गई थी। ये सब सुनने में काफी कंफ्यूजिंग और साथ ही फैसिनेटिंग लगता है, और यही वजह है कि मुझे यूनिवर्स और उसके इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना और आपके साथ शेयर करना इतना ज्यादा पसंद है। मैंने आज आपको समय के बहाव और उसके यूनिवर्स की रियलिटी पर होने वाले इफेक्ट्स को जितना हो सके उतना सिंपल करके समझाने की कोशिश की, वो भी बिना किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला के। बाकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट पे सुने। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना।